आदाब नाज़रीन, दोपहर का उर्दू खबरनामा लेकर आपका मेज़बान रहमत करीम आपकी खिदमत में हाजिर है। बुलेटिन का आगाज़ सुर्खियों के साथ। जहांगीरपुरी की आवाम को बुलडोजर से मिली आर्जी राहत, 2 हफ्ते बाद सुप्रीम कोर्ट में होगी समाअत। अदालत उस्मा ने जहांगीरपुरी में इन्हदामी कार्रवाई पर रोक को बरकरार रखने का सुनाया फैसला, इंतजामिया को नोटिस। पूरे मुल्क में गैर कानूनी तामीरात पर कार्रवाई करने से नहीं लगा सकते रोक, सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह किया मौक़िफ़। अदालत के हुक्म के बावजूद जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने से कोर्ट नाराज, सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। अदालती फटकार के बाद एमसीडी को आया होश, मेयर ने कहा सुप्रीम कोर्ट के फरमान का रखेंगे पास, रोक जारी। कांग्रेस पार्टी का 15 रुकनी वफ्द पहुंचा जहांगीरपुरी, मुतासरा खानदान से की मुलाकात, पुलिस के साथ हुई धक्का मुक्की। पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों में झड़प जारी, 2 मिलिटेंट हलाक, 4 आर्मी और 1 पुलिस एहलकार जख्मी। जम्मू कश्मीर से स्लीपर सेल्स को खत्म करने में एनआईए ने निभाया अहम रोल, टेरर फंडिंग पर भी लगाम, अमित शाह का बयान। मसाइल से लाउड स्पीकर हटाने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, हिंदू महासभा की जानिब से अर्जी दाखिल, हटाने की अपील। और सत्यपाल मलिक के इल्जामात के बाद जम्मू कश्मीर में कई सीनियर अफसरान के घर पर सीबीआई की तरफ से छापामार कार्रवाई। सुर्खियों के बाद खबरें तफसीलात के साथ। मुल्क की राजधानी दिल्ली के जहांगीरपुरी जो फसाद ज़दा इलाका है, जहां 2 दिन पहले जिस तरह की तस्वीर थी और कल जैसी तस्वीर देखने को मिली, उन तमाम अमन को ख़राब करने वाली सूरत हाल के बीच एक अमन को बहाल करने वाली खबर आज आई सुप्रीम कोर्ट से। और सुप्रीम कोर्ट से खबर यह आई कि जहांगीरपुरी में जो इन्हदामी कार्रवाई की जा रही थी, वो कार्रवाई फ़िलहाल 2 हफ्तों तक के लिए रोक दी गई है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला वही आया जो कल फैसला आया था। अब यह है कि 2 हफ्ते के बाद इस मामले पर समाअत होगी, लेकिन 2 हफ्ते के दौरान इन एमसीडी की तरफ से जो कोशिश की जाएंगी वो ये कि गैर कानूनी तजावुज़ात जो हैं, जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन है, उन तमाम को नोटिस जारी की जाएगी और फिर उसके बाद 2 हफ्ते के बाद सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा उसका ख्याल रखा जाएगा। तो जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई से मुतल्लिक आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। इस दौरान सभी फरीक़ैन ने अपनी अपनी बातें अदालत उस्मा के सामने रखी, जिसके बाद समाअत 2 हफ्ते के लिए टाल दी गई। इन 2 हफ्तों तक जहांगीरपुरी में जूं का तूं हालत बरकरार रखने की हिदायत भी दी गई है, यानी 2 हफ्ते तक एमसीडी जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने की कार्रवाई नहीं कर सकेगी। अदालत ने इस मामले में सभी फरीकों से जवाब तलब किया है। अदालत का कहना है कि सभी लोग एक दूसरे की दलीलों पर जवाब दें, हम सभी अर्जियों पर गौर कर रहे हैं। समाअत के दौरान अदालत ने यह भी कहा कि अगर जहांगीरपुरी में हमारे हुक्म के बाद भी इन्हदामी कार्रवाई चलती रही है तो हम इसे भी संजीदगी से लेते हैं। दरअसल अर्जी दहिंदा के वकील ने कहा, अदालत को बताया कि बुलडोजर चलाने की कार्रवाई रोके जाने का हुक्म सादिर किए जाने के बावजूद बुलडोजर चलता रहा और कई दुकानों को तबाह कर दिया गया। सीनियर वकील पीवी सुरेंदर ने कहा कि मैंने 10:45 पर बिरंदा करात को अदालती हुक्म की खबर दी थी और उन्होंने अफसरान को मुतला कर दिया, लेकिन फिर भी वो नहीं रुके। 12:45 तक बुलडोजर चलता रहा। बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने के लिए उन्हें यानी बिरंदा करात को खुद वहां यानी जहांगीरपुरी में खड़ा होना पड़ा। आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत शुरू हुई तो अर्जी दहिंदा की तरफ से पेश वकील दुष्यंत दवे ने दिल्ली पुलिस के किरदार पर सवाल उठाए। दवे ने अदालत से कहा कि पुलिस की एफआईआर के मुताबिक बगैर इजाज़त के जहांगीरपुरी में जुलूस निकाला गया था। इस जुमले पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस वक्त ये इशू नहीं है, लेकिन दवे ने जोर देकर कहा कि ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं। उन्होंने तफसील बयान करते हुए कहा कि बगैर इजाज़त के जुलूस निकाले गए, उसके बाद फसाद हुआ, उसके बाद पुलिस ने एक खास तबके के लोगों को मुल्जिम बनाया, फिर एमसीडी ने कार्रवाई की। एमसीडी की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए अर्जी दहिंदा के वकील ने कहा कि उन्हें पता था कि हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं, ऐसे में जो
कार्रवाई 2 बजे शुरू होनी थी उसे 9 बजे शुरू कर दिया गया। यहां तक कि अदालत के हुक्म के बाद भी तोड़फोड़ जारी रखी गई। वकील ने यह भी पूछा कि दिल्ली बीजेपी सदर के खत के बाद एमसीडी ये मुहिम कैसे चला सकती है। एमसीडी को कार्रवाई करने से पहले नोटिस भी देना चाहिए था। दवे ने अपनी दलील पेश करते हुए यह भी कहा कि दिल्ली में 1731 गैर कानूनी कॉलोनी है, तकरीबन 50 लाख लोग रहते हैं, लेकिन एक ही कॉलोनी को निशाना बनाया जा रहा है। आपने घरों को बर्बाद कर दिया, आपने गरीबों को हदफ बनाया। आपको जुनूबी दिल्ली या पॉश कॉलोनियों में कार्रवाई करनी चाहिए। जमीयत उलमा हिंद की तरफ से पेश वकील कपिल सिब्बल ने इस मौके पर कहा कि तजावुजात को गलत तरीके से इशू बनाया जा रहा है। हम चाहते हैं कि कार्रवाई पर रोक लगाई जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम मुल्क भर में तोड़फोड़ की कार्रवाई पर रोक नहीं लगा सकते। इस पर सिब्बल ने कहा कि मेरा मतलब है कि इस तरह से बुलडोजर के इस्तेमाल पर रोक लगनी चाहिए। इस तरह की कार्रवाई से पहले नोटिस जारी किया जाना चाहिए। यह कहा जाना चाहिए कि तजावुजात हटा लें या फिर हम हटाएंगे। जब सॉलिसिटर जनरल की बारी आई तो उन्होंने कहा कि जहां तक जहांगीरपुरी की बात है तो मैंने जानकारी ली है, हम जहांगीरपुरी से तजावुजात हटाना चाहते हैं ताकि रोड साफ हो सके। यह मुहिम जनवरी से शुरू की गई थी। उसके बाद जनवरी, फरवरी और मार्च में कार्रवाई हुई। 19 अप्रैल को भी कार्रवाई होनी थी। उन्होंने मजीद कहा कि कुछ इमारतें गैर कानूनी हैं और सड़क पर बनी हुई हैं, उन्हें बहुत पहले भी नोटिस दिया गया था। 2021 में मार्केट एसोसिएशन की तरफ से अर्जी दाखिल की गई थी। हाई कोर्ट ने तजावुजात हटाने का हुक्म भी दिया था। अर्जी दहिंदा के जरिए मुसलमानों को हत्या बनाए जाने के इल्जामात पर सॉलिसिटर जनरल का कहना था कि मध्य प्रदेश के खरगोन में मुसलमानों से ज्यादा हिंदुओं के घर गिराए गए हैं। अपनी बात रखते हुए वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि यह मुल्क आईन और कानून से चलता है। यहाँ 30 साल से ज्यादा पुरानी दुकानें हैं। जे कॉलोनी, सलम, गांव वगैरह के लोग के लिए कवानीन व जवाबित बनाए गए हैं। बीजेपी के सदर की चिट्ठी मुल्क के हालात की अफसोसनाक कमेंट्री है। इस बात पर जस्टिस राव ने कहा कि हमने सुना है कि हिंदुओं की प्रॉपर्टी भी तोड़ी गई है। जवाब में कपिल सिब्बल ने कहा कि तजावुजात का मसला दिल्ली नहीं बल्कि पूरे मुल्क में है, लेकिन यहाँ सिर्फ मुसलमानों को हद बनाया जा रहा है, वो भी खास तौर से रामनवमी के दिन। सॉलिसिटर जनरल ने जहांगीरपुरी में बुलडोजर की कार्रवाई के बारे में बताया कि यह सिर्फ फुटपाथ साफ करने की मुहिम थी। इस पर जस्टिस BR गोई ने कहा कि आपको कुर्सियां, डब्बे वगैरह हटाने के लिए बुलडोजर की जरूरत पड़ रही है। ये तमाम आज की कार्रवाई थी। इस कार्रवाई के बाद जो फैसला आया उस फैसले पर MCD की जानिब से MCD के मेयर ने, नॉर्थ MCD के मेयर ने क्या कुछ फैसला लिया है और क्या कह रहे हैं वो भी सुनिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो भी आज आदेश आया, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली पूर्ण रूप से उस आदेश का पालन करेगी। और साथ ही साथ मैं ये नॉर्थ MCD के सभी लोगों को ये आग्रह भी करता हूँ, अपील भी करता हूँ कि MCD अपना काम करती रहेगी। जिन लोगों ने जो सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं या इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखी है, उनको हम चिन्हित करेंगे और उनको आगे भी हम नोटिस देंगे और उन पर कार्रवाई होती रहेगी। जहांगीरपुरी में सियासत भी अपने शवाब पर है। कई पार्टियां इस मौके का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रही हैं, कई पार्टियां ट्वीट कर रही हैं, कई पार्टियां वहां पहुंच रही हैं। आज कांग्रेस की जानिब से भी 15 रुकनी वफ्द वहां पहुंचा और बाज़ाब्ता तौर पर सूरत हाल का जायजा लेने के साथ साथ मुतासरा कुंबे से भी मुलाकात की। इस बीच धक्का मुक्की की भी खबरें मिली है। माकन की क़यादत में कांग्रेस नुमाइंदा वफ्द जहांगीरपुरी में तोड़फोड़ मुहिम से मुतासरा कुंबों से मुलाकात करने पहुंच गया। पार्टी के नुमाइंदा वफ्द में शामिल इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा कि कल जिस तरह से सरकारी इस्तेहसाल हुआ है, हम इसके खिलाफ आज मुतासरीन से मिलने जा रहे हैं और लौट कर सोनिया गांधी जी को रिपोर्ट सौंपेंगे और उसके बाद पार्टी आगे की कार्रवाई करेगी। ये सिर्फ गरीब के पेट पर लात मारने की कार्रवाई है। ये इसलिए हुआ है क्योंकि हमारे मुल्क में बेरोज़गारी है, महंगाई सबसे ज़्यादा है और इन तमाम चीज़ों से जो मुतासर हो रहे हैं वो सब के सब गरीब तबका है। उनका ध्यान भटकाने और उन्हें मज़हब के नाम पर तकसीम करने की कोशिश हो रही है। तो ये तस्वीर भी उस वक्त की है जब कांग्रेस का वफ्द वहाँ पहुँचा और उस वक्त धक्का मुक्की हुई और उस धक्का मुक्की की तस्वीर आपके स्क्रीन पर इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये सूरत हाल है। कांग्रेस की जानिब से डेलीगेशन पहुँचने के बाद क्या कुछ कांग्रेस की तरफ से कहा गया वो भी सुनिए।
ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे देश के अंदर कानून का राज है। मैं बतौर पूर्व केंद्रीय शहरी आवास कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि कोई कानून ये इजाजत नहीं देता है कि बगैर नोटिस किसी के भी आशियाने को, किसी के घर को भी गिराया जा सके। कोई कानून ये इजाजत नहीं देता है। और यही नहीं, कोई कानून, कोई पॉलिसी और कोर्ट का भी ये स्पष्ट आदेश है। ये मेरे पास में कोर्ट का आदेश है 2019 का, और 2019 के अंदर कोर्ट ने, डबल बेंच ने आदेश दिए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, और जिसके अंदर बड़ा स्पष्ट ये कहा गया है कि किसी को भी बगैर नोटिस दिए नहीं उसका मकान गिराया जा सकता है। ये कोर्ट के आदेश है जो कि आज मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और जब कोर्ट के आदेश है, भारत सरकार की पॉलिसी है कि बगैर नोटिस किसी को नहीं हटाया जा सकता है, गिराया जा सकता है, तो क्यों ये काम यहाँ पे कल हुआ है। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि कृपया करके इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को धर्म के चश्मे से ना देखें, इसमें धर्म के चश्मे का इस्तेमाल ना करें। ये केवल और केवल गरीब के पेट के ऊपर लात मारी गई है। ये केवल इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई से सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है तो गरीब लोग पीड़ित हैं। आज उनका ध्यान भटकाने के लिए आज उनको धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करी जा रही है। तो किसी भी तरीके से किसी को भी धर्म के चश्मे से इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और भारत सरकार का, हमारी पॉलिसी, हमारा कानून, कोर्ट के ऑर्डर्स, सबके सब ये कोई भी इजाजत नहीं देता है कि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई डेमोलिशन किया जाए। ये मेरे पास एक और आदेश है 1991 का, फिर 2015 का उपराज्यपाल का, कि कोई भी धार्मिक जगह, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जब तक एलजी की रिलीजियस कमेटी उसको अप्रूवल नहीं दे सकती, उसका ईंट भी कहीं पर नहीं हटाया जा सकता। ये मेरे पास में 1991 का और 2015 के आदेश है। ये कोर्ट का आदेश है। और मैं भारत सरकार का पूर्व आवास मंत्री खुद ये कह रहा हूँ कि कोई पॉलिसी नहीं है कि बगैर नोटिस दिए किसी को भी हटाया जा सकता है। हम लोगों ने अपने समय के ऊपर आजीविका संरक्षण कानून रेहड़ी पटरी वालों के लिए पास किया था कि जब तक के सर्वे ना हो जाए किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को उजाड़ा नहीं जा सकता। तो क्यों आज यहाँ पर रेहड़ी पटरी वालों को, गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है? आज जो उजाड़ा जा गया है, जो कार्रवाई यहाँ पे हुई है, वो कोई हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई नहीं, बल्कि गरीब लोग थे। और हम गरीबों के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है, ये कहने के लिए आज हम यहाँ। अब लिए चलते हैं वादी कश्मीर। ज़िला बारामूला में आज सुबह से ही हम देख रहे हैं इनकाउंटर की सूरत हाल बनी हुई है। सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प चल रही है। खबर मिल रही है कि शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के मालवा इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के माबैन तसादुम आराई में लश्कर तैयबा से वाबस्ता 2 मिलिटेंट मारे जा चुके हैं, जबकि ऑपरेशन अभी भी जारी है। इसी दौरान लश्कर तैयबा के तवील अरसे तक जिंदा रहने वाले कमांडर समेत 2 मिलिटेंट के मारे जाने की तस्दीक आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने कर दी है। आईजीपी कश्मीर ने बताया कि मारे गए मिलिटेंटों की शनाख्त लश्कर तैयबा के सरकर्दा कमांडर यूसुफ कांतर के तौर पर हुई है। यूसुफ आम शहरियों और बीएसएफ के एहलकारों पर कई हमलों में मुलविस था, जिसमें जम्मू और कश्मीर पुलिस के एसपीओ और उसके भाई, एक फ़ौजी और एक शहरी का ज़िला बडगाम में हालिया कत्ल शामिल है। इस तसादुम में बताया जा रहा है कि इब्तदाई गोलियों के तबादले में 3 फ़ौजी जवान और 3 आर्मी के और एक आम शहरी के साथ साथ एक पुलिस एहलकार के भी ज़ख्मी होने की खबर है, जिन्हें इलाज मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया है। आपको बता दें कि आईजीपी कश्मीर की जानिब से जो बयान दिया गया है उसके मुताबिक कहा गया है कि लश्कर तैयबा से जुड़े हुए 2 मिलिटेंटों को अभी हमने मार गिराया है। अभी 3 और मिलिटेंट इस जगह पर छुपे हुए हैं, जिन्हें कैफर किरदार तक पहुंचाने की कोशिश चल रही है। आईजीपी कश्मीर ने कहा कि हमारे पास खबर थी कि 5 मिलिटेंट इस इलाके में हैं, जिसके बाद कार्रवाई शुरू हुई और अब तक के 2 मिलिटेंटों को हलाक किया जा चुका है। आपको बता दें कि दोनों मिलिटेंटों के हवाले से बताया जा रहा है कि एक लश्कर तैयबा कमांडर यूसुफ कांतर है और ये सीनियर कमांडर में से बताया जा रहा है, जिन्होंने बीडीसी चेयरमैन सरदार भूपेंद्र सिंह को 2020 में कत्ल किया था। तो इस केस में भी ये मतलूब था और ख़बर ये मिल रही कि इस वक्त भी ये एनकाउंटर चल रहा है। 3 और मिलिटेंटों को अंजाम तक पहुंचाने की तैयारी है।
वज़ीर दाखिला अमित शाह आज दिल्ली में एक प्रोग्राम में शामिल थे। NIA की तरफ से मुनक़दा एक तकरीब के दौरान उन्होंने कहा कि NIA की तरफ से जो कार्रवाई की गई है गुज़श्ता 11 और 13 सालों में, वो कार्रवाई सराहनीय है, काबिल तारीफ़ है। इस बीच जम्मू कश्मीर का भी जिक्र आया और जम्मू कश्मीर के बारे में कहा गया कि स्लीपर सेल्स को जम्मू कश्मीर में NIA ने ख़त्म कर दिया है। टेरर फंडिंग पर नकेल कसने की कामयाब कोशिश की गई है और टेरर पर ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जो भारत सरकार की है वो इख्तियार की गई है और ये बरकरार रहेगी। NIA की जानिब से जो कोशिश की गई है उनकी सराहना करते हुए उन्होंने जम्मू कश्मीर के हवाले से बात की, जम्मू कश्मीर में स्लीपर सेल्स के हवाले से बात की, जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग के हवाले से बात की। क्या कुछ कहा है वो भी सुनिए। 13 साल हो गए NIA को बने हुए, लगभग 400 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। 349 से ज्यादा मामलों में चालान दाखिल कर दिया गया है। लगभग 2494 अपराधियों को पकड़ा गया है। 391 को सजा दिलाने में आप सफल हुए हैं और 93.25% का दोष सिद्धि का रेशियो, 93.25% कन्विक्शन रेशियो, ये बहुत अभिनंदन। जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आतंकवाद से लड़ना एक बात है, आतंकियों से लड़ना एक बात है, मगर आतंकवाद को जड़ समेत उखाड़ कर फेंक देना दूसरी बात है। और वो अगर उखाड़ कर फेंकना है तो टेरर फंडिंग की उनकी सारी व्यवस्थाओं को ध्वस्त करना पड़ेगा। 2014 में मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 18 और 19 में NIA ने टेरर फंडिंग के जो मामले रजिस्टर किए, उन्होंने, मैं विश्वास से कह सकता हूं कि आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने में बहुत बड़ा सहायता किया है। टेरर फंडिंग पर आज तक हमारी एजेंसियों ने उनके अलग अलग तरीकों पर, निर्दोष दिखते तरीकों पर कभी भी आघात नहीं किया था। पहली बार 18 और 19 में NIA ने जो केस रजिस्टर किए, इसके कारण आज उनको पैसा मुहैया कराने वाले सरल रास्ते नहीं बचे। हो सकता है कि किसी भी दुश्मन को समाप्त न कर पाए, मगर उसके रास्ते में दखल तो दे ही सकते हैं, उनका रास्ता दुष्कर तो बना ही सकते हैं। और ये काम NIA ने बहुत अच्छे तरीके से किया है। और जम्मू कश्मीर में ओवरग्राउंड वर्कर जो होते थे, उसके अभी 2021-22 में ढेर सारे केस NIA ने रजिस्टर किए हैं और उनके स्लीपर सेल को ध्वस्त करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। इससे उनके लॉजिस्टिक्स और हथियारों के सप्लाई दोनों पर एक कठोर आघात हुआ है। और जो आतंकवाद की मदद भी करते थे और समाज में सम्मान के साथ जीते थे, ऐसे सभी लोगों को आज अपनी पहचान एक्सपोज करने के लिए NIA ने मजबूर किया है और उनको कानून की अदालत में ले जाकर खड़ा किया है। मेरा हमेशा मानव अधिकार संगठनों से थोड़ा एंगल के बारे में झगड़ा भी रहता है। जब किसी भी आतंकवाद विरोधी अभियान होते हैं तो कुछ मानव अधिकार संगठन मानव अधिकार के मामले को लेकर आगे बढ़ते, अपने आप में वो सच है, मगर मैं हमेशा मानता हूं आतंकवाद से बड़ा मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई चीज हो ही नहीं सकता। आतंकवाद इटसेल्फ मानव अधिकार का उल्लंघन करने वाला। तो आतंकवाद को नस्यत करना वो मानव अधिकारों के कॉन्ट्राडिक्ट नहीं हो सकता। आतंकवाद को खत्म करना, मूल समेत खत्म करना, वो मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बहुत जरूरी है। और आज सिविल सर्विस डे है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज सिविल सर्वेंट्स को इस मौके से मुबारकबाद भी पेश की और दिल्ली में एक ख़ास तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अवामी खिदमात करने वाले, बेहतरीन खिदमात अंजाम देने वालों को सरकारी एजाज़ से भी नवाजा गया। सिविल सर्विस डे के मौके से दिल्ली में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ़ रियासतों में जिन्होंने बेहतरीन खिदमात मुख्तलिफ़ शोबों में किए हैं, उनकी खिदमात का एतराफ़ करते हुए भारत सरकार ने बाज़ाब्ता तौर पर उन्हें अवार्ड से नवाजा है। जो तस्वीर आपके सामने चल रही है वो लद्दाख से आई हुई तस्वीर है। लद्दाख में बाज़ाब्ता तौर पर इनोवेशन के शोबे में बहुत ही अहम
कारनामा अंजाम देने वाले एक शख्स को, जो तस्वीर आपके सामने है, उन्हें ये अवार्ड से नवाजा गया है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने लद्दाख को बाज़ाब्ता तौर पर ये अवार्ड दिया गया है। इस मौके से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने खिताब में एक तरफ जहां सिविल सर्विस के हवाले से इस उम्मीद का इजहार किया कि जिस तेज़ी के साथ हम सिविल सर्विस के काम को अंजाम दे रहे हैं उसमें और मजबूती लाने की ज़रूरत है, वहीं दूसरी जानिब उन्होंने इत्तेहाद की भी बात की, यूनिटी की भी बात की, और उन्होंने कहा कि हमें हर तरह से मुत्तहिद होकर आगे बढ़ना होगा, तभी जाकर के हम आगे चल सकते हैं और तेज़ी के साथ बदल सकते हैं, क्योंकि हर पल हमें अपनी तब्दीली के हवाले से फ़ैसले करने पड़ते हैं। अब 30 साल 20 साल का वक्त नहीं रह गया कि हम उतने दिनों में अपने तब्दीली के असरात देखें, पल पल हमें बदलती हुई सूरत हाल को लेकर के फैसले करने पड़ते हैं। पुरस्कार ग्रहण करने मंच पर श्री रविंदर कुमार एडमिनिस्ट्रेटर। हमारी व्यवस्थाओं में, हमारे नियमों में, हमारी परंपराओं में पहले शायद बदलाव लाने में 30 साल 40 साल चले जाते होंगे तो चलता होगा। बदलते हुए विश्व और तेज गति से बदलते हुए विश्व में हम पलक पलक के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऐसा मेरा मत है। अगर मैं आज तीसरे लक्ष्य की बात करूं, जो एक प्रकार से मैं दोहरा रहा हूं, क्योंकि इस बात को मैं लगातार कह रहा हूं, सिविल सर्विस का सबसे बड़ा काम ये कभी भी हमारे लक्ष्य से ओझल नहीं होना चाहिए। व्यवस्था में हम कहीं पर भी हो, पद पर हम कहीं पर हो, लेकिन हम जिस व्यवस्था से निकले हैं उस व्यवस्था में हमारी वो प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और वो है देश की एकता, देश की अखंडता। उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। स्थानीय स्तर पर भी हम जब भी कोई निर्णय करें, वो निर्णय कितना ही लोक लुभावना हो, वाहवाही बटोरने वाला हो, कितना ही आकर्षक लगता हो, लेकिन एक बार उस तराजू से भी उसको तोल दीजिए कि मेरा ये छोटे से गांव में कर रहा हूं जो निर्णय है, कहीं वो मेरी देश की एकता अखंडितता के लिए रुकावट बनने वाला है, तो मैं कोई बीच तो नहीं बोल रहा हूं। आज तो अच्छा लगता हो, प्रिय लगता हो, लेकिन श्रेयस्कर न हो। और महात्मा गांधी हमेशा श्रेय और प्रेय की बात लगातार करते थे। हम उस बात की ओर आग्रही बने। हम नकारात्मकता को छोड़ करके हम ये भी देखें, हमारा कोई भी फैसला देश की एकता को मजबूत करने वाले स्पिरिट से जुड़ा होना चाहिए। सिर्फ तो तोड़ता नहीं, इतना इनफ नहीं है, वो मजबूती देता है कि नहीं देता है। और विविधता भरे भारत के अंदर हमें लगातार एकता के मंत्र का सॉल्यूशन करते ही रहना पड़ेगा, और ये पीढ़ी दर पीढ़ी करते ही रहना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अपने खिताब में दो अहम बात कह रहे थे। पहली बात ये थी कि हमें अपने मुल्क की तरक्की के लिए हम कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जो उस तरक्की की राह में रुकावट है। दूसरी बात जो उन्होंने आखिर में कही वो ये कि हमें हर महाज पर, हर मैदान में, हर मौके से मुत्तहिद रहने की ज़रूरत है, तभी हमारा मुल्क तरक्की कर पाएगा तेज़ी के साथ। वज़ीर-ए-आज़म की इन दोनों बातों से इत्तेफाक रखते हुए किसी भी मुल्क के लिए और उसकी मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट इन दिनों खासतौर से नए चैलेंजेस के बीच जो है वो फ़िरका वाराना फसाद, कम्युनल वायलेंस सबसे बड़ी रुकावट है तरक्की के लिए किसी भी मुल्क के। और इसमें सबसे अफसोसनाक पहलू यह है कि आज हिंदुस्तान में पिछले अगर 5-7 सालों की बात करें तो इसमें हम देख रहे हैं कि फ़िरका वाराना फसादात बढ़े हैं। ऐसे में हमें एक सच्चाई को देखनी चाहिए और दूसरी तरफ हमें जिन बातों की तरफ इशारा हम कर रहे हैं उन बातों पर भी गौर करना चाहिए कि जब हम इत्तेहाद की और इत्तेफाक की बात कर रहे हैं, मोहब्बत की बात कर रहे हैं, तो ग्राउंड ज़ीरो की सच्चाई क्या है, सिचुएशन जो ग्राउंड ज़ीरो पर उसकी हकीकत क्या है, वो हकीकी तस्वीर क्या है, वो देखना ज़रूरी होता है। इसीलिए हमने कहा कि पिछले कई सालों में हमने देखा है कि मुल्क के अंदर फ़िरका वाराना फसादात बढ़े हैं और इसका एतराफ़ सरकार ने किया है। सरकार की जानिब से किस तरह से एतराफ़ किया
गया है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाने जा रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताएंगे कि पिछले कई सालों में जो फिरका वाराना फसादात की तादाद बढ़ी है, जो ग्राफ बढ़ा है, वो ग्राफ कहीं ना कहीं ऐसा है जो हैरान कर देने वाला है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको 2016 से समझाने की कोशिश करते हैं कि फिरका वाराना फसादात का जो ग्राफ बढ़ा है उसमें 2016 में जो फसादात हुए थे 869 फसादात हुए थे 2016 में। साल 2017 में फिरका वाराना फसादात हुए 723। तो ये 2 साल की तादाद आपके सामने पे देख लें। एक साल के अंदर अगर 700 और 800 और 900 के आसपास फिरका वाराना फसादात हो रहे हो एक मुल्क के अंदर, तो फिर ये अफसोसनाक पहलू है। आगे बढ़ते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि 2017 के बाद 2018 जब चलेंगे तो 2018 में जो फिरका वाराना फसादात हुए हैं वो 512 फसादात हुए हैं और साल 2019 में 438 फिरका वाराना फसादात के वाकयात पेश आए हैं। ये पूरी तरह से आपको 2019 तक की तस्वीर है और इस तरह से अगर मजमूई तौर पर 2020 तक की ये तस्वीर हमारे पास है, 2020 तक की अगर तादाद आप देखेंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि जो तादाद बढ़ रही है वो अपने आप में काफी हैरानकुन है। लेकिन एक सवाल खासतौर से उन लोगों से और हुक्मरान जमात से जो ये कहते रहे हैं और आमतौर से इलेक्शन के दिनों में, इंतखाबात के दिनों में कहे जाते हैं, वो ये कहा जाता है कि जब भी इलेक्शन होता है आप हुक्मरान जमात के नेताओं से, रहनुमाओं से ये कहते होंगे कि दिल्ली में सरकार ऐसी है, मरकज में सरकार ऐसी है, यूपी में सरकार ऐसी है, कई रियासतों में सरकार ऐसी है जहां पर किसी भी तरह से कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं हो रहा। ये तादाद जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ये आंकड़े जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आंकड़े सच्चाई है, आईना है उन लोगों के लिए जो ये बताने की कोशिश करते हैं कि फसादात नहीं हुए। एक तस्वीर इसमें है और वो तस्वीर मजमूई तौर पर है। वो तस्वीर यह है कि पंडित नेहरू से लेकर के इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी के दौर तक इन तीनों अदवार में, तीनों रहनुमाओं के अदवार में जो फिरका वाराना फसादात हुए हैं उसकी तादाद 887 है। टोटल तादाद 887 है इन तीनों रहनुमाओं के वजीर आजम के रहते हुए उस दौर में। लेकिन बीजेपी के दौर इख्तिदार में पिछले 2016 से लेकर के 2020 की बात करें तो 3400 से ज्यादा फिरका वाराना फसादात हो चुके हैं। ये 3400 से ज्यादा फिरका वाराना फसादात की तफसीलात हमने नहीं दी, बल्कि वजीर ममलिकत बराए उमूर दाखिला यानी वजारत दाखिला की जानिब से पार्लियामेंट में दी गई है। और 887 जो नेहरू, इंदिरा और राजीव गांधी के हवाले से तफसीलात दी गई है, ये बीजेपी की जानिब से दी गई है। तो ये आईना है उन लोगों के लिए जो ये कहते हैं फिरका वाराना फसादात नहीं बढ़े हैं, कंट्रोल पा लिया गया। कंट्रोल नहीं पा लिया गया है बल्कि बड़ी तेजी से बढ़े हैं। और जो 3 सरकारों ने मिलकर के, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और पंडित नेहरू ने मिलकर के जितनी तादाद में फिरका वाराना फसादात को जितने फसादात हुए उनके दौर में, वो अब एक साल में हुए हैं। तादाद आपके सामने, साल 2016 में 869 हो रहे हैं और साल 2017 में 723। इस तरह से ग्राफ बढ़ता बढ़ता 3400 के पार हो गया। तो फिर सवाल यह है कि जिस इत्तेहाद और जिस इत्तेफाक और मोहब्बत की बात कर रहे हैं और मुल्क की बका के लिए, मुल्क की फलाह बहबूद और तरक्की के लिए अगर हम कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो हमारी मुल्क की तरक्की की राह में रुकावट का काम हो, रुकावट का जरिया बने, तो फिर वो मुल्क तरक्की कैसे करेगा। वजीर आजम ने जो बात कही थी हम उसी बात पर आईना डाल रहे थे, दिखा रहे थे और रोशनी डाल रहे थे कि जिस तरह से हम दावा कर रहे हैं कि हमें विश्व गुरु बनना है, तेजी से आगे बढ़ना है, इसके लिए हमें आपसी मोहब्बत और इत्तेहाद की जरूरत है। जब इत्तेहाद और मोहब्बत की जरूरत है तो नफरत की दीवार ऊंची क्यों की जा रही है? इत्तेफाक के बजाय, इत्तेहाद के बजाय यहाँ इंतशार का दौर क्यों चल रहा है? ये हमें और आपको सोचना होगा और हमें और आपको ही आगे बढ़कर कुछ करना होगा, क्योंकि सरकारें और सियासत आपस में लड़ती रहती हैं और नुकसान अवाम का होता है और आखिर में नुकसान जो होता है वो मुल्क का होता है। और मुल्क हमारा और आपका है। इसको बचाने के लिए, इसकी हिफाजत के लिए और इसकी तरक्की के लिए हम सबको मिल के एक साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना होगा, सोचना होगा और कदम उठाना होगा। फिलहाल इसी नेक उम्मीद के साथ आज का ये एपिसोड और ये उर्दू खबरनामा यहीं पर ख़त्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान रहमत कलीम को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।